दुष्कर्म मामले को लेकर हंगामा देखने को मिला। कैथून थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया है। हिंदू संगठन के युवाओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। आरोपी फिरोज की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ईंट भट्टा पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर कोटा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर उस वक्त लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब कुछ लोग हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर के महिला के जो पक्ष में लोग थे उनके द्वारा हंगामा किया गया है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। ईंट भट्टा पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है और इसी के साथ जो आसपास के लोग थे वो नारेबाजी करने लगे। इलाके में निकले वो लोग। कैथून थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने भी आक्रोश जताया है। ये बड़ी खबर कोटा से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की जांच लगी है तो वो जांच करने में जुट गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा विस्तार से बताइएगा किस पर आरोप है और क्या शिकायत दर्ज करा दी गई? देखिए, ये फिरोज नाम का शख्स है जिस पर ये जो आरोप है वो लग रहा है और ये जो महिला है वो बहुत कह सकते हैं कि ईंट भट्टा जो कैथून में इलाका है वहां पर बड़े पैमाने पर ईंट भट्टे हैं और उसके साथ में ये दुष्कर्म का जो आरोप है फिलहाल लगा है। और फिलहाल जो बात सामने निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि वीडियो वायरल करने और के साथ में जान से मारने की जो धमकी है वो भी दी गई थी और इसी के साथ में उसके महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है। कैथून थाने में मामला दर्ज है और मामला दर्ज करने के साथ में फिलहाल जो जांच है वो शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये कोटा से बड़ी खबर है जहां पर लोगों ने हंगामा किया है। ईंट भट्टे पर एक महिला काम करती है, उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि लोगों के जरिए नारेबाजी की गई है। आप सुन भी सकते हैं, फांसी देने की मांग आरोपी को की जा रही है इनके जरिए। रुक करेंगे कोटपुतली का। विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। दोनों गुटों के झगड़े में दो लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके से कारतूस और खोल बरामद कर लिए हैं। कमरपुरा गांव में बीती रात की घटना बताई जा रही है। तो कमरपुरा गांव की बीती रात हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है दो पक्षों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, यही वो खोखे हैं और कारतूस भी बरामद की गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस के जरिए ले लिया गया है। ये बड़ी खबर है कोटपुतली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। तफ्तीश की जा रही है विस्तार से और लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो कोटपुतली से खबर है जहाँ पर विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में टकरा गए और इस दौरान एक पक्ष के कुछ लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोग भी घायल हुए, उनका इलाज किया जा रहा है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिस ने वहां से बताया जा रहा है कारतूस और खोखे जब्त किए हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं क्योंकि इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दो गुट आपस में भिड़ गए और मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक गुट के लोगों ने फायरिंग कर दी। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, ये विवाद किस वजह से हुआ था? कोई घायल भी है क्या? बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के कंवरपुरा गांव का पूरा मामला है जहां बीती रात नाली बनाने की मांग बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने हुए और उनमें झगड़ा हो गया। एक पक्ष के लोगों पर हवाई फायरिंग करने की भी बात सामने आ रही है जिसमें 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। आपसी झगड़े में 2 लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दहशत का माहौल भी हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए थे। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस व खोल बरामद किया है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से अब रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। संभवतः आज दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद पुलिस आगे की जांच करेगी। तो पुलिस की तरफ से कुछ बयान आया इस मामले पर या रिपोर्ट लिखवाने का वो इंतजार कर रहे हैं? जी, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो हवाई फायर के जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि फायरिंग के बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गए थे। पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है और उनकी तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए हीरालाल। तो कोटपुतली से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौके पर पुलिस पहुंची, कारतूस उसने बरामद कर लिए हैं, मौका मुआयना कर लिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कराने का इंतजार बस पुलिस कर रही है।
तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण है। मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया है। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे और इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सीएम भजनलाल भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है विधायक दल का नेता चुनने के बाद 5 दिसंबर यानी कि आज की तारीख तय की गई, जब जो है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और यही वजह है कि पीएम मोदी भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन फडणवीस के शपथ ग्रहण से पहले उनका महाराष्ट्र विधानसभा में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया में छाया हुआ है। नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा, और वो लौट कर भी आ गए। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सुनले हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। भले ही ये बयान साल 2019 का है, लेकिन इस बयान में छिपी है देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता, उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता। और आज देवेंद्र फडणवीस का यही रूप उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता का वो किरदार बनाता है जो अपने राजनीतिक दांव पेचों से विद्रोह और विरोधियों के किले को ध्वस्त कर सकता है। अब से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, तब बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन वक्त और बाजी ऐसी पलटी कि महायुति के नतीजे देखकर सियासी पंडितों की आंखें भी चौंक गई। आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय कर दिया था। इन आंकड़ों ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सिरमौर कौन होने वाला है। इन नतीजों ने जता दिया था कि राजनीतिक बाजी को पलट देने वाले को देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली। साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले ही देवेंद्र फडणवीस मृदुभाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए हमेशा से वो पहली पसंद रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के उन पर विश्वास को ऐसे ही समझा जा सकता है कि भरी सभाओं में मोदी देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते रहे हैं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस पर अटूट विश्वास करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ
और बाद में बीजेपी के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। वो गंगाधर फडणवीस जिन्हें नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कौशल किस सीमा तक है। इन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों के जख्म भुलाने थे, दूसरा महायुति के भीतर टकराव के हालात को भी नियंत्रित करना था। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने अपने जबरदस्त राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने न सिर्फ पूरे चुनाव अभियान के दौरान अद्भुत धैर्य का परिचय दिया, बल्कि सरकार के गठन की तैयारियों से पहले भी राजनीतिक संयम की मिसाल कायम की। इन सारे समीकरणों का नतीजा ये हुआ कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो से। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस वक्त की जब 1989 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो सबसे युवा महापौर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात यह कि उनका राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहा है और अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता में उनका राज तिलक होने जा रहा है।